नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शिमला की सड़कों पर एक बार फिर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। पुलिस के साथ झड़प हुई, आम लोगों का खून बहा। एक हफ्ते में आज दूसरी बार एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सबकी मांग एक ही थी, संजौली में बनी गैर कानूनी मस्जिद को गिराया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को शिमला से बाहर किया जाए। क्योंकि 6 दिन पहले 5 सितंबर को इसी मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। लोगों ने प्रशासन को 8 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। हिमाचल की सरकार और शिमला प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आज लोग आर पार के मूड में सामने आए। प्रदर्शन में न किसी पार्टी का झंडा था, न सियासी नारे थे, न किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सिर्फ आम जनता थी। शिमला के लोगों का रौद्र रूप देखकर सरकार के हाथ पांव फूल गए। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को समझ नहीं आया कि क्या करें, क्या कहें, लोगों को कैसे समझाएं, मामले को ठंडा कैसे करें। हालांकि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी। और अब भी शिमला में टेंशन है, तनाव है। अब सवाल यह कि क्या शिमला के लोगों में सिर्फ एक मस्जिद को लेकर नाराजगी है, या वाकई में हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां के लोगों को परेशान करने लगा है। क्या वाकई में हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश हो रही है? क्या सुखविंदर सुक्खू की सरकार इसे जानबूझकर अनदेखा कर रही है? हिमाचल में कांग्रेस की मजबूरी क्या है? आज के प्रोटेस्ट में नोट करने वाली बात यह रही कि शिमला में गुस्सा जाहिर करने जो लोग आए थे वो सिर्फ शिमला के नहीं थे, पूरे हिमाचल से लोग वहां आए थे। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। शिमला की सड़कों पर आम लोग का हुजूम था। हजारों नाराज लोग शिमला की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि संजौली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 4 मंजिला अवैध मस्जिद पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने 11 सितंबर को धल्ली से संजौली तक मार्च का ऐलान पहले ही कर दिया था। प्रोटेस्ट की इस कॉल को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला, इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी। पूरे शिमला में बीएनएस की दफा 163 लागू कर दी गई थी। शिमला में किसी तरह के प्रदर्शन और भीड़ जमा करने पर रोक थी। पुलिस ने एहतियातन कुछ हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। तमाम रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के सारे इंतजाम नाकाम हो गए। सुबह ही भारी संख्या में लोग शिमला के धल्ली इलाके में जुट गए। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं। बहुत से प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा ले रखा था, तो कुछ के हाथों में भगवा झंडे थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जय श्री राम, भारत माता की जय और बांग्लादेश नहीं चलेंगे जैसे नारे लगाते हुए संजौली इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। लोगों की नाराजगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका विरोध सिर्फ एक मस्जिद को लेकर नहीं है। मस्जिद तो सिर्फ एक तात्कालिक वजह है। सबको पता है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। सबको दिखाई दे रहा है कि मस्जिद शिमला के टाउन एक्ट के खिलाफ है। सबको दिख रहा है कि मस्जिद असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। इसके बाद भी सरकार आंख कान नाक बंद करके बैठी है। इसलिए अब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी जनता को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मस्जिद को गिराना पड़ेगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा, धीरे धीरे ऐसे मुस्लिम शिमला के आकर बस रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि वो कौन है, कहां से आए हैं। उनके दस्तावेज भी फर्जी हैं। ऐसे लोगों के कारण शिमला की डेमोग्राफी बदलने की आशंका बढ़ रही है। अपराध बढ़ने लगे हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। लड़ाई झगड़े तो रोज की बात हो गए हैं। शहर में बिना डर के घूमना दुश्वार हो गया है और इन सभी मुसीबतों की जड़ मस्जिद में है। इसलिए ये मस्जिद गिराई जाए, फिर इस अवैध मस्जिद को बनाने वालों पर भी एक्शन है। हम चाहते हैं कि अवैध मस्जिद हट जाए। पुलिस हमारे को
ये जो धक्के मुक्की कर रही है, ये नहीं होनी चाहिए हमारे को। हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक मस्जिद थी, हमने कभी बोला नहीं बोला, यहाँ पे गुरुद्वारा हमने नहीं बोला, लेकिन हमारे हिमाचल में आके ये इतनी मस्जिदें बनाएंगे, ये हम नहीं होने देंगे। एक थी तो हमने कुछ नहीं बोला, हमारे को भी पता धर्म सबके लिए बराबर है, लेकिन ये नहीं होगा कि तुम हमारे देश में आके तुम इतनी सारी मस्जिदें बना दो। ये वैध है तो ये हटानी ही पड़ेगी। इसके मस्जिद के खिलाफ कर रहे हैं सर, और हमारे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम शिमला से है ही नहीं, इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ। हमारी एक डिमांड है, जो अवैध मस्जिद बनी है, अवैध, उसको तोड़ा जाए। हम नहीं चाहते वो रहे। यहाँ बहुत स्थानीय लोग हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए? नहीं, मैं स्थानीय लोग हूँ, मैं स्पेशल धरना देने आई हूँ। ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है यहाँ पे। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान इतनी तादाद बढ़ गई है, ये जवान मुसलमान इतने ज्यादा हो गए। सारे काम क्या करते हैं, मिस्त्री का कुछ किसी का आधार कार्ड सही नहीं है, वो सारा गलत है। असल में पुलिस ने तैयारी तो ऐसी की थी कि प्रदर्शनकारियों को धल्ली से आगे न बढ़ने दिया जाए। इसे पुलिस ने धल्ली में बनी टनल के एंट्री पॉइंट पर ही बैरिकेडिंग कर दी थी। ये टनल धल्ली में शिमला के मुख्य इलाके को संजौली से जोड़ने के लिए बनी है। टनल के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स लगे थे। बैरिकेड के सामने राइट गियर पहने पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात थे। ये सब इसलिए किया गया था जिससे प्रदर्शनकारी संजौली तक न पहुंचे, वो मस्जिद को किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन प्रदर्शन करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। लोगों ने पहले बैरिकेड तोड़े, कुछ लोग बैरिकेड्स को क्रॉस करके टनल में घुस गए। उन्होंने दूसरी तरफ जाकर बैरिकेड्स को रस्सियों को खोल दिया और इसके बाद लोगों का हजूम संजौली की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, कुछ पुलिस वालों ने लाठियां चलाने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स ने भी पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोट लग गई। जब पथराव की वजह से पुलिस वालों को चोट लगी और प्रदर्शनकारी टनल को पार करके संजौली एरिया में घुसने लगे तो अधिकारियों ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए पहले वाटर कैनन चलाने का आदेश दिया। लेकिन उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब फायर टेंडर्स खाली निकले, उनमें पानी ही नहीं था, इसलिए वाटर कैनन की पहली कोशिश बेकार हो गई। बाद में पानी से भरा टैंकर लाया गया और प्रदर्शनकारियों को पहले पानी की बौछार करके रोकने की कोशिश की गई। हालांकि वाटर कैनन चलाने के बाद भी प्रोटेस्टर का हौसला नहीं टूटा, वो आगे बढ़ते रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों पर टूट पड़े, जमकर लाठियां बरसाई, किसी को नहीं बख्शा। ही नहीं देखा कि लाठियों के निशाने पर बुजुर्ग है या महिलाएं हैं। इससे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी भड़क गया। उन्होंने कहा शिमला में पीने का पानी 4 दिन बाद आता है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी बर्बाद किया जा रहा है। जब पुलिस लाठीचार्ज में कुछ महिलाओं को चोट आई तो हालात और भी खराब हो गए। नाराज लोगों ने कहा अगर किसी को कुछ हुआ तो वो पूरे शिमला को आग लगा देंगे। पुलिस प्रशासन ने बहुत ज्यादती की है। शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठीचार्ज किया गया और पानी की बौछारें। अब ये हिंदू जो आंदोलन है ये यहाँ नहीं रुकेगा, इंजन घर तक होकर रहेगा। पुलिस प्रशासन ने इसको अब सिविल वॉर का नाम दे दिया है। बगैर से पहले यहाँ पे शांत माहौल था, पुलिस के कारण यहाँ पे शांति हुई है। अभी टांगों में मारा हुआ है, तक मार दिया, हमारे संगठन तक मारे, इन लोगों को नहीं है, पानी पीने को नहीं है और हमारे पे फेंकने के लिए पानी है इनके पास। पानी नहीं है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ सुकू सरकार से, जो कमल गौतम भाई को 11 बजे यहाँ से गिरफ्तार किया है, उनको 5 बजे तक छोड़ दो, नहीं तो हिमाचल की सारी सड़कें हम जाम कर देंगे। चाहे हमारे को उसके लिए गोली मार। पानी आ रहा 4थे दिन और इनको प्रशासन को जो है पानी बर्बाद करने की पड़ी हुई है। ये हमारे पर पानी फेंक रहे, लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये कोई पुलिस प्रशासन शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। कुछ लोगों के तो काफी चोटें आई हैं, उनको साइड में ले गए हैं इलाज के लिए। महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है। हाँ कर रहे हैं, गलत है ये। हम तो अपने देश में बैठे हैं ना, अपनी जगह बंदा हमारा मर गया ना तो आग लगा देंगे, कसम से छोड़ेंगे नहीं।
आग लगाएंगे मैडम, नहीं आग लगाएंगे अगर वो बंदा मर गया तो। पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। वो संजौली के मार्केट में इकट्ठा हो गए। प्रोटेस्ट की वजह से दुकानें पहले से ही बंद थीं। कई प्रदर्शनकारी पुलिस की घेराबंदी के बीच जमीन पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने तगड़ी घेरेबंदी कर रखी थी। वो किसी भी सूरत में प्रोटेस्टर्स को संजौली की मस्जिद की तरफ नहीं जाने देना चाहते थे और प्रोटेस्टर्स मस्जिद तक पहुंचने पर आमादा थे। फिर इस चक्कर में पुलिस से झड़प हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ, फिर से प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस लाठीचार्ज में घायल साथियों को लेकर प्रदर्शनकारी हॉस्पिटल की ओर भागे, लेकिन अपने साथियों का खून देखकर लोगों का पारा आसमान पर पहुंच गया। सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस की सरकार पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया। पूछा कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस की सरकार हिंदुओं पर लाठीचार्ज करा रही है। ये तस्वीरें क्या हुआ? पुलिस ने मारा इसको, पुलिस ने मारा डंडे से। यस पुलिस वालों ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक शख्स जो है लाठीचार्ज में घायल हुआ है और उसके बाद अब यहाँ पर तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग और पुलिस प्रशासन दोनों आमने सामने हैं इस वक्त। बिल्कुल पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग आ रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यहाँ देखो सारे हम थप्पड़ मारे बिना पुलिस वालों ने शांत लोगों के ऊपर लाठीचार्ज। इनको सरकार शेम ऑन यू, सुक्खू सरकार शेम ऑन यू। इनको बोले दो हाथ हटाओ। शांत तरीके से लोग खड़े थे। पुलिस प्रशासन ने जो हमारी महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया और हमारे बदसलूकी कर रहे हैं, यह प्रशासन हम पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस ने गुंडागर्दी कर रही है और हमारी महिलाओं को डंडे से मार रही है, जो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से। इस महिला बल दिखा दो, महिलाओं के साथ हाथ धक्का मुक्की। उनको सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई कि हिंदुओं पे लाठी चलानी पड़ रही है? मुल्क की संरक्षण कर रहा है वो यहाँ पर। भैया 10 पुलिस वालों ने अकेले मेरे को रोका है। बंदूकें भी पुलिस वालों के पास, डंडे भी पुलिस वालों के पास, मेरे पास क्या है? क्यों रोक रहे हैं? एपी को जाके पकड़ो, एपी को। अरे मांग कितनी सी थी? जिसकी वजह से मस्जिद बनी है, जो वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था, उसको पकड़ो। हमने क्या किया है? पुलिस लाठीचार्ज की वजह से ज्यादातर प्रदर्शनकारी संजौली के बाजार से बाहर निकल गए और वापस धल्ली इलाके में जाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सुबह 10 बजे से हंगामा शुरू हुआ था और दिन भर की मशक्कत के बाद शाम करीब 5 बजे पुलिस ने हालात पर काबू पाया। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स को समझा बुझाकर भेज दिया। हिमाचल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे राहुल गांधी को टारगेट किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी खुद तो कहते फिरते हैं कि डरो मत, और उनकी पार्टी की सरकार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो शिमला कभी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर था, कांग्रेस के राज में वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। संजौली में प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज के खिलाफ की नाराजगी शिमला के मॉल रोड में भी दिखाई दी। पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ आज शाम को 1 घंटे के लिए मॉल रोड की सभी दुकानों को बंद रखने की अपील की गई थी। इस अपील का जबरदस्त असर दिखा। जो इलाका शाम के वक्त टूरिस्ट से भरा रहता था, पांव रखने की जहां जगह नहीं होती, वहां आज कोई नहीं था। शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के दौरान मॉल रोड की सभी दुकानें बंद थी। यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से जो हमारे इनलीगल माइग्रेंट्स हैं
जो बाहर से आ रहे हैं उनके जो आप फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनको यहाँ पे बसाने की कोशिश की जा रही है। अगर डेमोग्राफिक चेंज को बोले वो चेंज किया जा रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कहते जो कुछ लोग यहाँ से पुराने बसे हैं विशेष समुदाय से, हमने उनके कभी खिलाफ नहीं हुए, वो यहाँ पे शांतिपूर्वक से रहे, हमें उनके खिलाफ कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई। आज पहली बार ऐसा हुआ है। संजौली में अवैध मस्जिद का विरोध तो पिछले 15 साल से हो रहा है, लेकिन पिछले महीने जब इसी इलाके में कुछ बाहरी मुसलमानों ने जुमे के दिन एक हिंदू लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी, उसके बाद आग भड़क गई। क्योंकि लड़ाई दंगा करने वाले मुस्लिम युवकों को मस्जिद में पनाह मिली थी, इसलिए लोग इस मस्जिद के खिलाफ सड़क पर उतरे। उसी के बाद से मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने की मांग होने लगी। बड़ी बात है कि पिछले हफ्ते सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इसी मस्जिद का मामला विधानसभा में उठाया था और इस इलीगल मस्जिद को गिराने की मांग की थी, लेकिन सुक्खू सरकार मस्जिद के खिलाफ एक्शन लेने में डर रही है। सरकार कोर्ट में मामला होने की बात कहकर इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। जब 5 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 7 सितंबर को म्युनिसिपल कोर्ट में सुनवाई है, 7 सितंबर को फैसला आएगा, उसके बाद एक्शन होगा। लेकिन 7 सितंबर को म्युनिसिपल कमिश्नर की अदालत ने अगली तारीख दे दी और कहा कि केस की सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। इससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और आज फिर लोग सड़कों पर आ गए। अब सरकार गोलमोल बात कर रही है। आज हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कोर्ट का फैसला आ जाए, अगर मस्जिद गैर कानूनी हुई तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो खुद प्रदर्शनकारियों की मांग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो भी सनातनी हिंदू हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते वही करेंगे जो कोर्ट कहेगा, जो कानून के मुताबिक होगा। जो मेरा पर्सनल फेथ है, आई एम अ प्राउड हिंदू, प्राउड सनातनी, और मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं 22 जनवरी को जो है अयोध्या भी जाकर आया और वहाँ पे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद भी हमने प्राप्त किया है। और यहाँ पर भी हम अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मगर ये स्थिति केवल धार्मिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की भी है, ये कम्युनल हार्मनी की है। हमको सरकार के माध्यम से सभी वर्गों को सुरक्षित महसूस करवाना है, ये सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हिमाचल प्रदेश का जो एक अलग पहचान पूरे प्रदेश और देश के अंदर है, विश्व के अंदर है, देवभूमि के नाम से हमको जाना जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो कलंकित हो। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज़ अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने आप को सनातन हिंदू बताया, प्रभु श्री राम को याद किया, प्रदर्शनकारियों से हमदर्दी जताई, तो बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिंदुओं को किसी की सहानुभूति की दरकार नहीं है, हिंदुओं को उनका हक चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा यह मामला आसानी से सुलझाया जा सकता था। अगर कांग्रेस की सरकार चाहती तो प्रदर्शनकारियों से बात करती, उनको समझाती, लेकिन सरकार ने तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठियां चलवा दी, जिससे माहौल बिगड़ा, हालात खराब हुए। और ये शब्दों में कहना कि हम जो है वो इस मामले में जो है हमारी भी सहानुभूति है, हिंदू समाज के प्रति ऐसे शब्दों के मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, सहानुभूति शब्द की आवश्यकता नहीं है। अगर सही मायने में आपको लगता था कि हम इस सारे मामले का समाधान करने का रास्ता निकालना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने विलम्ब किया है अनावश्यक रूप से, और जल्दी करना चाहिए था। जो आज हुआ, शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे लोगों को रोका गया और फिर वाटर कैनन के इसका इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए और लोग हॉस्पिटल गए हैं। अभी उनका सारा मेडिकल चेकअप हो रहा है।
तो इसके लिए तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो दोषी है सारी चीज़ के लिए। जो भी प्रदर्शनकारी हैं अब शांतिप्रिय ढंग से आप अपने स्थान पर रहें और उसके बाद कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। और हम भी सरकार से बात करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इस संदर्भ में जल्दी से कार्रवाई करें। शिमला के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहते थे और ये लोगों का संवैधानिक हक है। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया, महिलाओं को पीटा, बुजुर्गों को पीटा, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शिमला का मामला गंभीर है। ऊपर से चाहे यह नाराजगी एक अवैध मस्जिद को लेकर लगती हो, लेकिन बात गहरी है। शिमला के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। शिमला में क्राइम ना के बराबर है। यहां के लोग इमोशनल हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इन लोगों को लगता है कि कुछ लोग बाहर से आकर शिमला में बस गए हैं, उनकी वजह से क्राइम बढ़ा है, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, अपराधियों को मस्जिद में पनाह मिल जाती है। इससे नाराज लोग कहते हैं कि बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान उनके रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं, शिमला के शांत वातावरण में जहर घोल रहे हैं। इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया। इस मसले को पुलिस की लाठी के दम पर नहीं सुलझाया जा सकता। मुख्यमंत्री को लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी वेदना को समझना चाहिए, उनके मन में जो डर बैठ गया है, जो आशंका पैदा हो गई है, उसे दूर करना चाहिए, वरना यह बात बहुत दूर तक जाएगी। और अब वो बात जो राहुल गांधी की वजह से बहुत दूर तक चली गई। राहुल गांधी ने कल वॉशिंगटन डीसी में सिखों के बारे में जो कहा, उससे देश भर में सिख समाज में नाराजगी है। लेकिन अचरज की बात है कि राहुल गांधी को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सपोर्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कल कहा था कि वो माइनॉरिटीज को उनका हक दिलाने और उनको बेखौफ होकर जीने की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने में डर न लगे, कड़ा पहनने से उन्हें कोई न रोके, वो गुरुद्वारों में बेखौफ होकर जा सकें। इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी वही बात मानता है। राहुल और उसकी लाइन एक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो कुछ बोला वो उसके खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की बात का समर्थन है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की यही मांग है कि अलग खालिस्तान देश बनाया जाए। राहुल गांधी का बयान उसकी इस मांग को जस्टिफाई करता है। पन्नू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो इस बात का सबूत है कि भारत में सिखों पर जुल्म हो रहा है। सिखों को अपने धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं के साथ आजादी से रहने का हक नहीं दिया जाता। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, उसने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमला करवाया था, कनाडा में भारतीय लोगों पर हमले करवाए हैं। पन्नू भारत के टुकड़े टुकड़े करने का दावा करता है, पूरी दुनिया में सिखों को बदनाम करता है। उसके संगठन पर भारत ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर वही बात करते हैं जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को रास आती है। इसीलिए जैसी पन्नू का बयान आया तो होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा। अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। राजनाथ सिंह ने कहा सिखों को लेकर राहुल ने जो बातें कही वो सरासर झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देश की एकता को छिन्न भिन्न करके देश को सिविल वॉर की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो झूठ बोला, पहले तो यह लग रहा था कि उन्होंने यूं ही बोल दिया, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन्हें जिस तरह सपोर्ट किया उसे देखकर इसमें एक तालमेल नजर आ रहा है। पहला सवाल तो ये उठता है कि ये सरेआम झूठ है। मुझे 62 साल हो गए
पगड़ी पहने, उससे ज़्यादा समय मैं कड़ा पहना हुआ हूँ। बाकी जो प्रोमिनेंट सिख समुदाय के लोग हैं, किसी ने कभी ऐसी शिकायत नहीं की भारत में या बाहर कि पगड़ी पहनने से किसी को प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने जो कल तक हम ये सोच रहे थे, शायद वो जैसे वो कई किस्म की उल्ट सुल्ट बोल जाते हैं, अपने शब्दों को नाप तोलते नहीं हैं, हमें लगता था कि शायद ये वैसे कोई स्टेटमेंट कर गए। पर आज जब हमने एक पत्र देखा जो एक माना हुआ सेपरेटिस्ट है और जो हमारी नेशनल यूनिटी के खिलाफ ओपनली काम करता है, उसने कहा कि उनके विचार और जो राहुल गांधी जी के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो लगता है कि इसमें तालमेल है। तो अभी राहुल जी को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ नेता ही नहीं, देश के आम सिख भी राहुल गांधी के बयान से खासे नाराज हैं। आज दिल्ली में सिखों ने सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। सिखों की हालत के बारे में गलत बयानी और झूठी बातों के लिए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। प्रदर्शनकारी सिखों ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में कहां देखा कि सिखों को पगड़ी पहनने से रोका गया। कौन से गुरुद्वारे में सिख डर कर जाते हैं? सिखों को कड़ा पहनने से किसने रोका? सिख समाज के लोगों ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब इटली में सिखों को पगड़ी पहनने पर पाबंदी थी। राहुल गांधी की सरकार उसे नहीं हटवा पाई। वो पाबंदी 2014 के बाद हटी। इसलिए बेहतर होगा राहुल गांधी अपनी पार्टी का इतिहास देखें, सिखों को बदनाम न करें। राहुल गांधी अगर सिखों को बदनाम करेगा तो सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। आज राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ दिल्ली का हर एक सिख उसके विरोध में आया है। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी, इटली के अंदर पगड़ी बैन थी, सरकार भी इनकी था, प्रधानमंत्री भी इनका था, ये तब भी पगड़ी पर बैन नहीं हटवाए। बैन तब हटा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 के बाद आई। ये कड़ा मैंने पहना हुआ है, ये पगड़ी मैंने पहनी हुई है, ये इसका सबूत है और मैं फ्रीली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये इसका सबूत है कि भारत के अंदर सारे सिख सेफ है। इसी हमारी डिमांड है कि राहुल गांधी माफी मांगे। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी तू ये मत भूल, तू किसका बेटा है, तू किसका पोता है। वो लोग हैं जिन्होंने कई हजार सिखों को कत्लेआम करा, कई हमारे लोगों के ऊपर टायर डाल के जला दिए गए, कहीं को रेलवे की पटरियों में काट कर फेंक दिया गया। अगर कोई भी इस चीज का जिम्मेदार था वो तेरा परिवार था। तू ये मत भूल और दूसरों के घर पत्थर मत मार, क्योंकि तेरा घर पूरा खुद शीशे का है। कल राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो गलत बयानी की, उसके बाद आज उन्होंने एक और कारनामा किया। वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने दुनिया भर में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों के जिस डेलीगेशन से मिले, उसमें इल्हान उमर को खास तौर पर इनवाइट किया गया था। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, लेकिन वो खुले तौर पर पाकिस्तान की हिमायती हैं, हर मंच पर भारत का विरोध करती हैं। इल्हान उमर वही हैं जिन्होंने 2022 में पीओके में जाकर कहा था कि कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं है, भारत को कश्मीर छोड़ना ही पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, तो इल्हान उमर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके गैर कानूनी काम किया है और पूरी दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए। ये वही इल्हान उमर हैं जिन्होंने ये कहकर अमेरिकी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बॉयकॉट किया था कि मोदी सरकार भारत में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, इसलिए वो मोदी के भाषण के दौरान गैर हाजिर रहेंगी। इसके बाद जून 2023 में इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर भी आई, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वो भारत को एक ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, जहां मुसलमान सुरक्षित नहीं है। चूंकि इल्हान उमर का एंटी इंडिया एजेंडा किसी से छुपा नहीं है, इसके बाद भी भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना हैरानी की बात है। आज बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस कदम की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इल्हान उमर से मिलकर राहुल गांधी ने देश के करोड़ों लोगों का दिल दुखाया है, उनका अपमान किया है।
पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि वो ये भूल गए कि कौन भारत का दुश्मन है, कौन दोस्त। इसलिए राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इसका भारत पर क्या असर होगा। शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इसके बाद बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के मुंह में राहुल की तारीफ सुनाई दे और इलान उमर से उनकी मुलाकात हो, इन दोनों बातों ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी की एंटी इंडिया टूल किट के साथ अच्छी खासी सांठगांठ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब सबको समझ आ गया कि पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक सभी भारत विरोधी ताकतें राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों करती हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है। यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, इलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने जब राहुल गांधी पर निशाना साधा तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो न जाने कहां कितने देशों में कांग्रेस के खिलाफ अनाप शनाप बातें कहीं, राहुल गांधी को अपशब्द कहे। अब वही बीजेपी के लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही नहीं है। हमारे खिलाफ कितने बोले उन्होंने, चाइना में जाके हमारे खिलाफ बोले, सांघाई में और यूए में, यूनाइटेड अरब में, अमेरिका में बोले, कनाडा में बोले, कोरिया में बोले, क्या क्या नहीं बोले। हमारे को कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को गालियां देने के लिए हर प्लेटफॉर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया बाहर जाके। और हमको अब सबक सिखा रहे, राहुल जी ऐसा नहीं बोलना था, राहुल जी देशद्रोही है, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही। क्या करे भाई देशद्रोही। ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सवाल भारत का है। और मैं हैरान हूं कि अब तक कांग्रेस के नेताओं ने खालिस्तानी पन्नू के सपोर्ट को रिजेक्ट क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे पुराने नेता हैं, वो तो कांग्रेस का इतिहास जानते हैं। 1984 के कत्लेआम के बाद चाहे सिख समाज कांग्रेस से कितना भी नाराज रहा हो, कांग्रेस ने कभी भी खालिस्तान का सपोर्ट करने वालों को इसका फायदा नहीं उठाने दिया। कांग्रेस ने कभी खालिस्तान की मांग करने वालों को सिर नहीं उठाने दिया। तो फिर खड़गे गोलमोल बात क्यों कर रहे हैं? वो पन्नू को अपना एजेंडा चलाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? क्या अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी की किसी गलती को छिपाने के लिए मजबूर हैं? कांग्रेस के नेताओं के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान समर्थक इलान उमर से क्यों मिले।
ऐलान तो हमेशा से भारत के खिलाफ रही हैं। यह तो कांग्रेस की पॉलिसी नहीं हो सकती। कांग्रेस के किसी एकाध नेता ने कभी इधर उधर की बात कर दी हो वो अलग है, लेकिन मूल रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन है। कांग्रेस ने हमेशा पीएके को भारत का अभिन्न अंग माना है। कांग्रेस ने तो आर्टिकल 370 हटाए जाने को भी सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में कभी एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वालों से हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को गले नहीं लगाया। क्या अब कांग्रेस की नीति बदल गई है, या राहुल गांधी कांग्रेस की दुकान में कुछ नया माल लेकर आए हैं? यह हसरत, यह नई इबारत, यह मुलाकात भारत के लोगों को पसंद नहीं आएगी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल का बचाव कर रहे थे उस वक्त वो कश्मीर में थे। आज अनंतनाग में खड़गे की रैली थी। रैली में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस रैली में खड़गे ने आर्टिकल 370 की बात नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के कश्मीर में बदलाव के दावे झूठे हैं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमकर दिखाएं। खड़गे ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और इसके बाद खड़गे ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से बीजेपी बौखला गई है। ये इंडिया अलायंस की ताकत है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन की ताकत दिखाई दी थी। अगर विपक्ष को 20 सीटें और मिल गई होती तो मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के सारे नेता आज जेल में होते। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसकी एक टांग तो टूट गई है। वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे। फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए। ये देश हमारा है और इस देश में पहले ही झंडा फहराया। फारूक अब्दुल्ला खड़गे के साथ मंच पर थे, लेकिन उन्होंने भाषण नहीं दिया। पब्लिक मीटिंग के बाद फारूक ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। इन लोगों को कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने में 75 साल लगे, लेकिन कश्मीर की आवाम इस हक को फिर से वापस लेकर रहेगी। और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की जमानत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा मुसलमानों में फूट डालने के लिए, वोटों के बंटवारे के लिए बीजेपी ने इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाया है, लेकिन कश्मीर के लोग इसकी असलियत जानते हैं, इसलिए बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं जिसका नाम बीजेपी और आरएसएस है। कितना वक्त लगा इसको हटाने के लिए? इनको 75 साल। इंशाल्लाह फारूक अब्दुल्ला जिंदा हो या नहीं, यहाँ की कौम इसको वापस लाएगी और इंशाल्लाह लाएगी। वो भी फूल की बात करेंगे जिन्होंने उनको छोड़ा है। वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों, उसमें शामिल हैं वो उनके साथ। ये साजिश है कि हम लोग तोड़े जाएं, और इंशाल्लाह यहाँ के लोग इनको सबक सिखाएंगे। इंजीनियर रशीद को महबूबा मुफ्ती की सपोर्ट में मिल चुकी है, वो बीजेपी का प्रॉक्सी बता चुकी हैं। उमर अब्दुल्ला भी लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। आज 5.5 साल के बाद जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सबको जवाब दिया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगर
वो बीजेपी के साथ मिले होते तो 5.5 साल उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ता। रशीद ने दावा किया कि जब वो कश्मीर के लिए लड़ रहे थे तब अब्दुल्ला खानदान के लोग लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। महबूबा मुफ्ती बीजेपी के गोद में बैठी थी, इसीलिए उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों चुनाव हार गए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो मोदी के न्यू कश्मीर के नैरेटिव को हराने के लिए जेल से बाहर आए हैं। 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। आई एम नथिंग टू से हिम। पीपल ऑफ नॉर्थ कश्मीर हैव रेस्पॉन्डेड हिम ऑलरेडी ऑन 4th of June व्हेन ही लॉस्ट बाय मोर देन 2 लाख वोट्स। सो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता। वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। एंड महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच मैं पर आ जाएगा। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को कश्मीर के लोकसभा चुनाव में 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, और वो भी जेल में रहकर। अब इंजीनियर रशीद बीजेपी के एजेंट हैं, कश्मीरियों के खैरख्वाह हैं, या कश्मीर में अलगाववादियों की आवाज हैं, इसका फैसला एक बार फिर कश्मीर की आवाम करेगी विधानसभा के चुनाव में। लेकिन मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एरोगेंस को देखकर हैरान हूं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पर एरोगेंस के जो इल्जाम कांग्रेस लगाती थी, वो एरोगेंस अब कांग्रेस पर ट्रांसफर हो गई है। सिर्फ 99 सीटें जीतकर इस तरह की बातें कहना कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जो पिछले 10 साल से ये चिल्ला रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को जेल में डालते हैं, वो आज जनता को बता रहे हैं कि अगर उनकी 20 सीटें और आ जाती तो मोदी को, उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल देते। मुझे याद है 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने इसी तरह की बात कही थी। तब राहुल गांधी ने कहा था, हमने नरेंद्र मोदी को जेल के दरवाजे तक पहुंचा दिया है, हम चुनाव जीतेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देंगे। अहंकार चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, जनता इसे कभी पसंद नहीं करती। हरियाणा के चुनावी मैदान में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। केजरीवाल की पार्टी ने आज हरियाणा में 24 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब तक आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 में से 64 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। ज्यादातर उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। आज कई उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा भी पहुंचे। इससे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने प्रवीण गोस्खानी को टिकट दिया है। इसीलिए आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पिछले चुनाव में सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी थी, इस बार दूसरी भी आ गई है। केजरीवाल की पार्टी का नाम लिए बगैर हुड्डा ने कहा कि यह चुनाव आर पार का है, इसमें चूक की जरा भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए जनता को बीजेपी की बी टीमों से सावधान रहना चाहिए। देखो, एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी, एक भी वोट काटू को दे दी तो नुकसान किसका होगा। फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट काटों से बच लियो भाई। जिस तक भूपेंद्र हुड्डा गढ़ी सांपला में, किलोई में,
केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, उस वक्त उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जुलाना में विनेश फोगाट का नॉमिनेशन फाइल करवा रहे थे। जुलाना में भी आम आदमी पार्टी ने WWE की रेसलर कविता दलाल को विनेश फोगाट के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। कविता दलाल जुलाना के माली गांव के रहने वाली हैं, लोकल कैंडिडेट हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इलाके में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि विनेश फोगाट की राह अब उतनी आसान नहीं है। हालांकि आज विनेश ने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कहा कि वो राजनीति में नई जरूर हैं, लेकिन वो विरोधी को कमजोर आंकने की गलती नहीं करेंगी और चुनाव में पूरी मेहनत करेंगी। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूं और वहां पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जुलाना के लोगों ने मुझे बेटी माना है, बहू से ज्यादा, लेकिन मेरी शादी हुई थी यहाँ पे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को 2 जगह से प्यार मिल रहा है। जहाँ पैदा हुई थी वहाँ से तो मिला ही है, अभी जहाँ पे नई जगह पे मैं आई हूँ तो मेरे को उससे भी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो मैं एक बहुत भाग्यशाली लड़की हूँ। कल तक जिस आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, सीटों के बंटवारे की बात कर रहे थे, आज उसे बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, वोट कटुआ पार्टी बता रहे हैं। हरियाणा के इलेक्शन में कांग्रेस ने पहले आम आदमी पार्टी को गच्चा दिया, अलायंस की बात कहकर उन्हें कई दिन तक लटकाए रखा। अब आम आदमी पार्टी ने उल्टा दांव चल दिया, सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को फंसा दिया। इसलिए जो कांग्रेस के नेता केजरीवाल को अपना दोस्त और मोदी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा साथी बता रहे थे, अब वही नेता केजरीवाल की पार्टी को बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं। ये राजनीति है, कौन कहां चला जाए, कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा फैसला किया है। अब देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त इलाज के फैसले को मंजूरी दे दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को होगा। अमीर हो या गरीब, समाज के हर तबके के सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद वो बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का इंतजाम करेंगे। बहू बेटों को बुजुर्ग माता पिता के इलाज की फिक्र नहीं करनी होगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है। सरकार बनने के 100 दिन के भीतर मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। देश में गणपति का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंडालों से लेकर घरों तक गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। आज नरेंद्र मोदी गणपति के दर्शन करने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और इसके बाद मोदी ने पूरे भक्तिभाव से जस्टिस चंद्रचूड़ और उनके परिवार के लोगों के साथ विनायक की पूजा अर्चना की।